ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत चीन बॉर्डर पर दोनों सेनाओं के बीच में तनाव बरकरार है। अभी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर कई दौर की बातचीत और होनी है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। करीब आधे घंटे से ज्यादा ये मुलाकात हुई दोनों के बीच में, और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहम ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से इस वक्त गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियां दी जा रही हैं उसका सामना करने का हमारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए। और बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को अचानक से लेह पहुंचे थे। नीमू में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की और उनका वहां पर हालचाल जाना उनका उत्साह बढ़ाया। और अब जब वहां से लौटे उसके बाद शाम को उन्होंने सेना प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी और आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। अब यहाँ पर ये देखें, ये समझे कि इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसमें एलएसी का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मुलाकात करना, बातचीत करना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उनसे हम जानेंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी, मौजूदा हालातों को अगर हम देखें तो हम सब वाकिफ हैं इस वक्त किस तरीके की स्थिति है देश में। ऐसे में प्रधानमंत्री का लेह से वापस आकर सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करना और फिर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर बातचीत करना, किस तरीके से इसको हम समझे और क्या मायने इस बैठक के निकाले जाएं? देखिए, तो प्रधानमंत्री जो चीफ एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं देश के जी उन्होंने अपने कंट्री हेड जो प्रेसिडेंट हैं जी उनको पूरा एक किस्म से पूरी ब्यौरा दिया कि हमारी भारतीय की सरहद पे स्थिति क्या है, जी हमारी फौजों के हौसले क्या हैं, दुश्मन की लोकेशन के बारे में क्या सोच विचार किया जाता है और हमारी जो आगे का कार्यवाही कार्य प्रणाली हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर या समुद्र की तरफ की जो हमारी तैयारियां हैं किसकी पूरी हैं, किस तरीके से हमारी फौजें अपना प्लान बना के बैठी हैं। अगर भारत के ऊपर कोई चीज भी पड़ती है तो किस तरीके से सामना करेंगे और फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर क्या सामना हो सकता है। जो डिप्लोमेटिक चैनल्स और एंगल्स खुले हैं उसको राष्ट्रपति को पूरा उसका भी ब्यौरा दिया और ये भी बताया कि देश के जो फाइनेंशियल स्टेप्स जो उठाए गए हैं कमर्शियल एंगल के तहत जो चाइना के खिलाफ, वो किस तरीके से उठाए गए हैं, उनको किस किस का सपोर्ट है, किस तरह सारी दुनिया का सपोर्ट है हमें हर एंगल पे, और कौन कौन से देश हमारी देश को मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का क्या और जापान का क्या हमारे प्रति रवैया है। इस सब का उन्हें पूरी की पूरा जो एक चित्र खींच के राष्ट्रपति को दिया ताकि भारत के राष्ट्रपति पूरे जो 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 स्थिति है उससे अच्छी तरह अवगत हो जाए। जी, और साथ ही साथ आज जो है सेना ने एलएसी पर वॉर एक्सरसाइज की है। दूसरी ओर बैठकों का दौर जो है लगातार चल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कुछ एलएसी पर बड़ा होने वाला है, देश कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? देखिए, एलएसी पे जब आपकी फौज आ जाती है जी और डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे आने का मतलब है अगर दुश्मन रास्ते पे नहीं आया तो लड़ाई होगी, जब ये डिसाइड हो गया तो उसकी तैयारी होती है। जैसे एथलेटिक इवेंट से पहले आप वार्मिंग अप करते हैं तो ये एक्सरसाइजेज वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज होती हैं। तो लास्ट मिनट जो कि चीज आपको चेक करनी है, पायलट जाके अब फायरिंग रेंज, चांदबारी रेंज जिसको आप कहते हैं, फायरिंग रेंज पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, ग्राउंड फोर्सेस प्रैक्टिस करती हैं, आर्मी एयरफोर्स कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ये डिसाइड करते हैं फलानी जगह कैसी चैनल होगी, क्या होगा, इस तरीके से हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। और सिमिलरली नेवल एयरआर्म और दूसरे जहाज, दूसरी कंट्रीज के जहाज के साथ में यह सारा का सारा जो है वातावरण ऐसा बन जाता है कि लड़ाई से पहले का आपको पता कि या लड़ाई होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो इस तरीके से होगी, ये मतलब है।
जी, लेकिन तो अब ये मान लिया जाए सर कि जो अभी हमारे लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है, वॉर एक्सरसाइज तो वो कर रहे हैं, एक वार्मिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य जब तक नहीं हो जाएगी, क्या ये वहीं पर तैनात रहेंगे? बिल्कुल। ये अब आपको एक और सबक बहुत अच्छी तरह मेरे ख्याल से आया है, मेरे जहन में आया है, तो सबके जहन में आया होगा जी, कि हमारी सरहदें अब हम खाली नहीं छोड़ेंगे। जी, जैसे हम कारगिल को छोड़ देते थे कि भाई बर्फ पड़ गई है, पाकिस्तानी तुम भी चले जाओ, हम भी चले जाएंगे, जब वह जाके नीचे सो जाएंगे, जब बर्फें पिघलेंगी तो फिर आ जाएंगे। जी, ये जो है उसमें धोखा हुआ, ये हमारी गलत नीतियां थी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ये फॉरवर्ड बेसिस है। और वैसे भी फौज ऑलरेडी है, पर हमारे को उसका फौज तो वहीं पर रहेगी, पर उसका कोऑर्डिनेशन, एयरफोर्स के साथ का कोऑर्डिनेशन, शायद कोई रडार स्टेशन खड़ा करना हो, जी, या कोई हेलीपैड बनाने हो, एक्स्ट्रा रनवे का एक्सटेंशन करना हो, जी, ये सारी चीजें हैं। और सड़कों को चौड़ा करना, पुल को चौड़ा करना, पुल जी, बनाना, ये सारी की सारी चीजें जो है परमानेंटली चलती रहेंगी। जी। सर एक और चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे, सीडीएस अभी बने हैं और सीडीएस बनने का हम ये देख पाते हैं कि तीनों सेनाएं जो है वो एक बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकती हैं और ऐसी स्थिति से निपटने में जो हमारी तीनों सेनाएं हैं वो एक बहुत अच्छा आउटपुट ला सकती हैं। तो सीडीएस बनने के बाद का असर इस स्थिति पर हम कितना देख पा रहे हैं? देखिए, सीडीएस का बनाने का मतलब ये था जी, कि एक किस्म से ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म फाइटिंग फोर्सेस के बीच में कोई लैग ना हो, यानी जी, कि मतलब कार्य प्रणाली में कोई डिले ना हो जी, एक दूसरे की, क्योंकि सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इंडिविजुअली नहीं होती कि अगर अकेली आर्मी लड़ रही है और अकेली एयरफोर्स लड़ रही है, जी, ये कॉम्बिनेशन में लड़ते हैं, जी, कोऑर्डिनेशन में लड़ते हैं। तो इनको कोऑर्डिनेट करने का एक सेंटर पॉइंट होता है। जी, वो ये नहीं, सीडीएस इनको हुक्म नहीं देते, जी, पर सीडीएस जो होता है वो इस तरीके से प्रणाली को बनाते हैं ताकि इनका कोऑर्डिनेशन आसान आ जाए। कोई जॉइंट ट्रेनिंग करनी हो, जॉइंट एक्सरसाइज हो, इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। और अगर कोई ऐसी मेजर चीज, कोई मेजर सप्लाई की चीज, कोई चीज खरीदती हो जो डुअल पर्पज की हो, उसमें मदद करते हैं। तो सीडीएस जो होता है एक किस्म से जॉइंट वॉरफेयर को एक बहुत सहूलियत देता है। उसका ये ऑफिस जो होता है इस कार्य प्रणाली को, कार्यशैली को एक, जिसको कहते हैं, बड़ा स्मूथ ग्राउंड। जी, जी। और इसके एक और चीज़, जिस तरीके से अब हमारी बाकी देशों से हम लगातार हथियार खरीद रहे हैं, हम अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमें राफेल मिलने वाला है फ्रांस से, अमेरिका से हमें F-22 मिलने वाला है, साथ ही और इसके अलावा इसराइल से स्पाइस बम 2000 हमें मिलने वाले हैं जो कि हमने एयर स्ट्राइक में भी यूज़ करे थे, और रूस से भी हमें S-400 मिलने वाले हैं। तो इससे भारत की और कितनी ताकत बढ़ेगी? और एक सवाल ये भी कि अब जिस तरीके से LAC पर सुखोई और चिनूक अपाचे लगाए गए हैं, क्या वो सफिशिएंट है, या आप और देखते हैं कि हमें और वहां पर तैनाती करनी होगी और लड़ाकू विमानों को वहां पर लगाना होगा, या इन तैयारियों को देखिए, आप? जी, ऐसा है, आप कभी भी किसी भी फ्रंट के ऊपर ये नहीं कह सकते कि इतना है काफी हो गया, जी, ऐसा नहीं होता। जी, फिलहाल की स्थिति में है, पर जो स्थिति बदल जाएगी, शायद दूसरे सेक्टर में ज्यादा जरूरत पड़े, यहाँ से कम पड़े, इधर का सामान उधर करना पड़े, और या हमें दोनों जगह कमी पड़े, हमें और मंगाना पड़े। इसीलिए जो कहते हैं कि डिफेंस के प्रोडक्शन में हर एक कंट्री को स्वावलंबी होना चाहिए। जी, मतलब जो मेन फाइटिंग वेपन्स हैं वो आपको तुरंत आपके पास में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप, एक रफ एग्जांपल देता हूँ, जी, अगर एक रेस्टोरेंट खोला हो और अगर आपका किचन काम नहीं कर रहा और बाहर से सामान खरीद के आप जो अपने ग्राहक को खिला रहे हैं, तो चलेगा नहीं काम। लड़ाई में भी ऐसा ही होता है, आपका इतनी खपत होगी कि आपको खुद बनाना पड़ेगा। मैं ये बता दूं, चाइना 85% सामान बनाता है, हमारे बनाने में देरी हो गई है। जी, इसी चीज को लेके हमारे प्रधानमंत्री ने अब जो अभियान शुरू किया है वो बहुत सराहनीय है, पर बहुत तीव्र गति से चल रहा है, जी, तो चलना चाहिए। जी, क्योंकि अब हमको चीजों को बनाने के लिए फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी है, प्राइवेट इंडस्ट्री को खड़ा करना है, इन्वेस्टमेंट को देखना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, जो इन्वेस्टमेंट आके प्रॉफिट आता है उसको लगाना कैसे है, ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। ये काम जो 40 साल पहले, 45 साल पहले हो जाना चाहिए था, जी, वो अब हम कर रहे हैं। अब जी। देर से आए पर दुरुस्त आए, जो आप कह दुरुस्त रहे हैं है, कि ये पहले। बिल्कुल ठीक है। जी, तो इसीलिए मैं इस प्राइम मिनिस्टर मोदी की रियली धन्यवाद देता हूँ
मामला जो है ये भी 1995 से 1990 से चल रहा था कि, और हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने तो इसके ऊपर कितनी मीटिंग्स करी, कितने एडवाइजेस दी कि हमें किस तरह से स्वावलंबी बनना है। पर करते करते देखिए एलसीए बनते बनते कितने साल हो गए, पर जब ये गवर्नमेंट आई तो एलसीए स्ट्रेट अवे और फॉरन सर्विस में आ गया और प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं कि इसको आना पड़ेगा। इसके प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम तेजस रखा, अटल बिहारी साहब ने, और इन्होंने इसका पूरी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट करी। देखिए देखते हैं एकदम 6 आपके रफाइल आ रहे हैं। अभी आपने खुद ही बोला है F-22 आ रहा है अमेरिका से। F-22 किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया का देश, भारत पहला देश होगा जिसको F-22 रैप्टर मिलेगा। ये किसी को नहीं सोचा था ये मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने का इस तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके की तैयारी एलएसी पर दिख रही है, उससे देखकर इस तरीके के अंदेशे मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां पर वॉर रिहर्सल शुरू हो गई है। और जिस तरीके से हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने भी जानकारी दी कि ये किस और इशारा कर रहा है। हालांकि ये इस और इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और यही काफी है चीन को डराने के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।